हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के हमारे एक न्यू लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लीडर ऑफ ओपोजिशन को। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हमारे जो रिसेंट में राज्यसभा में लीडर ऑफ ओपोजिशन हुआ करते थे मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन सोनिया गांधी जी को सौंप दिया है और इस प्रकार वो लीडर ऑफ ओपोजिशन के पोस्ट से हट गए हैं। तो इस लेक्चर के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे लीडर ऑफ ओपोजिशन क्या होता है और उनके क्या रोल्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं हमारे कंटेंट पे कि इस लेक्चर के थ्रू हम क्या क्या आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा लीडर ऑफ ओपोजिशन के पोस्ट पर कि आखिर ये होता क्या है। इसको हिंदी में विपक्ष का नेता कहते हैं, तो डिटेल से समझेंगे इनको कि क्या ये होते हैं। उसके बाद हम उन रोल्स पर बात करेंगे या फिर उस सिग्निफिकेंस पर बात करेंगे जो लीडर ऑफ ओपोजिशन से जुड़े हुए हैं, है ना। इनका क्या महत्व है इसको हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम ऐसे इश्यूज पर बात करेंगे जो लीडर ऑफ ओपोजिशन से जुड़े हुए हैं, कौन कौन से विवाद हैं, ये सब हम बात करेंगे। क्रिटिसिज्म की भी बात करेंगे यहां पे। उसके बाद हम रिफॉर्म्स की बात करेंगे कि आखिर हमें क्या क्या सुधार करने चाहिए लीडर ऑफ ओपोजिशन के पोस्ट में। और लास्ट में हम वे फॉरवर्ड देखेंगे कि आखिर हमें आगे क्या इसमें प्रगति करनी चाहिए। तो चलिए मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देता हूं हमारे इनिशिएटिव के बारे में। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको प्रीलिम्स 2023 में अपियर होना है, वो हमारे IDMP 3 प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें प्रीलिम्स भी इंक्लूड है, मेंस भी इंक्लूड है, और हर रोज आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें डेली 20 MCQs हैं और साथ में आपको डेली 2 मेंस के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, जिन्हें आप सॉल्व करके हमें भेज सकते हैं। उसके अलावा 100 MCQs आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वीकली बेसिस पर, और इसमें आप जो है आराम से अपने कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कर सकते हैं और उसको टेस्ट कर सकते हैं हर वीक। उसके बाद हम आपको करंट अफेयर्स के MCQs भी प्रोवाइड कराएंगे। साथ में मटेरियल आपको मिलेगा सॉफ्ट कॉपी में, और मेंटरशिप के लिए आपको 2 जूम के सेशन हर महीने प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको फाउंडेशन बैच करना है 2023 के लिए, वो हमारे प्रारंभ बैच से जुड़ सकते हैं, और ये बैच एक आपको वेल प्लान्ड शेड्यूल देगा। साथ में NCERT प्री मेंस ये सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, CSET के लेक्चर्स भी यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा वीकली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ में वीकली टेस्ट भी मिलेंगे, और कुछ ऐसे लेक्चर्स मिलेंगे जिससे आप एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर सकें, है ना। ये हमारे कोर्स की स्पेशल बात है। उसके बाद 21 जो GS की बुकलेट हैं वो भी आपको ओनली IAS की तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी आपके घर पे। तो एडमिशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं इन कोर्सेज के लिए। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अब हमारे लेक्चर की और समझते हैं ऑफिस ऑफ लीडर ऑफ ओपोजिशन को। देखिए, विपक्ष का नेता होता क्या है। जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव में जिस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी को हम रूलिंग पार्टी कहते हैं, मतलब सत्तारूढ़ दल कहते हैं। उसके अलावा जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो भी चुनाव में कुछ सीट हासिल करती हैं, वो सभी विपक्षी पार्टियां होती हैं, ठीक है। तो अब एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कहीं पर चुनाव कंडक्ट कराए गए, और चुनाव कंडक्ट कराने के बाद 50% जो सीट हैं वो बीजेपी को मिलती हैं, ठीक है। 30% जो सीट्स हैं चुनाव में वो दी गई हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और बाद में जो बाकी की 20% सीट्स हैं वो अदर पॉलिटिकल पार्टीज की हैं, ठीक है। तो ये टोटल 100% हो गया। तो 50% सीट चूंकि बीजेपी ने हासिल की है, जो कि मैक्सिमम है, इसलिए इनको क्या कहेंगे हम, इनको कहेंगे कि ये एक रूलिंग पार्टी है। उसके बाद बाकी जितनी भी पार्टीज हैं 30% एंड 20% वाली, वो सब ओपोजिशन है। अब बात करते हैं लीडर ऑफ ओपोजिशन की, कि इन पॉलिटिकल पार्टीज में जो विपक्ष की हैं इनमें से कौन लीडर ऑफ ओपोजिशन बनेगा। तो इसके लिए एक क्राइटेरिया है। देखिए, क्राइटेरिया ये है कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को लीडर ऑफ ओपोजिशन के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उनके लिए ये जरूरी है कि उनको सदन में कम से कम 110 सीट हासिल करनी पड़ेंगी, मतलब 1/10 सीट हासिल करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, राज्यसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 245 है, ठीक है। और इसको अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं तो ये निकल कर आता है 24.5। मतलब अगर आपको विपक्ष का नेता बनना है राज्यसभा में तो आपको 24 एंड 5 सीट चाहिए, ठीक है। अब 24.5 तो सीट हो नहीं सकती, तो यहां पर अल्टीमेटली 25 सीट्स आपको चाहिए होंगी अगर आपको राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनना है, ठीक है। तो सेम रूल होता है लोकसभा में। लोकसभा में जो सीट आपको मिनिमम चाहिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए वो है 55। फाइन, चल। इसके बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन
एक स्टैट्यूटरी ऑफिस है, मतलब ये एक सांविधिक जो है निकाय है। उसके बाद कौन से कानून के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया है? देखिए, सांविधिक का मतलब ये होता है कि इनको किसी कानून के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया होगा, और ये कानून 1977 में पारित हुआ था। इसका नाम है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द पार्लियामेंट एक्ट 1977। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रीलिम्स के लिए, देखिए एक तो ये पोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, ये वाला पॉइंट जो है कि ये स्टैट्यूटरी ऑफिस है। दूसरा, प्रीलिम्स के लिए ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को रिकॉग्नाइज करने की जो पावर है वो स्पीकर के पास होती है। मतलब अगर आपको लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन रिकॉग्नाइज करना है तो ये लोकसभा के अध्यक्ष की शक्ति होगी, और राज्यसभा में ये शक्ति राज्यसभा के सभापति के पास होगी। ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें महत्व की कि आखिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का क्या महत्व है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। पहला, शैडो प्राइम मिनिस्टर इनको कहा जाता है। शैडो प्राइम मिनिस्टर का मतलब यह है कि अगर किसी वजह से हमारे वर्तमान प्राइम मिनिस्टर अपने कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्य कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कभी भी काम कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा लोकसभा में। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट अगर आप पढ़ें तो इससे और ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का महत्व यह होता है कि वो हमेशा तैयार होते हैं, अगर सत्तारूढ़ दल अपना फंक्शन ना निभा पाए तो उनकी जगह लेने के लिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी वर्तमान जो सरकार है वो किसी वजह से लोकसभा में अपना बहुमत खो दे, तो ऐसी कंडीशन में विपक्ष का नेता जो है वो अपना बहुमत सिद्ध कर सकता है लोकसभा में, और साथ में वो अपनी पार्टी बना सकते हैं, मतलब रूलिंग पार्टी बना सकते हैं, और एज अ प्राइम मिनिस्टर वो अपॉइंट हो सकते हैं। उसके बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो इफेक्टिव फंक्शनिंग करते हैं। मतलब जो ऑपोजिशन है उसको इफेक्टिव तरीके से कैसे काम करना है, कौन कौन से मुद्दों पर उनको चर्चा करनी है, ठीक है, और कौन कौन से चीज़ों की आलोचना करनी है, इन सब के विषय में जो बताने का काम होता है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहां पर आपको दिखा गया, देख सकते हैं आप फोर्थ पॉइंट में, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कुछ महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन में अपॉइंटमेंट के लिए अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। जैसे सीवीसी, अगर विजिलेंस कमीशन में आपको अपॉइंट करना है किसी पर्सन को, तो ऐसे में लीडर ऑफ ऑपोजिशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेम इन केस ऑफ सीबीआई, सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और लोकपाल, इन सब में भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंस हो गया, इनका सिग्निफिकेंस हो गया। उसके बाद कुछ ऐसे विवाद हैं जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन से जुड़े हुए हैं। जैसे पहला सबसे बड़ा विवाद ये निकल के आ रहा है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि चुनाव हो, चुनाव के बाद रूलिंग पार्टी एक बन जाए, लेकिन जो अदर पॉलिटिकल पार्टी हैं जो विपक्ष में हैं उनमें से किसी को भी अगर 10% सीट नहीं मिली तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकेगा। और अभी हमने देखा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रोल बहुत होते हैं, सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है। ओके, तो ये प्रॉब्लम आएगी अगर इनका पोस्ट खाली रह जाता है 10% क्राइटेरिया की वजह से, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। उसके बाद ये जो 10% का फॉर्मूला है ना, ये इनकंसिस्टेंट है लॉ के साथ। मतलब जो हमने 1977 के लॉ की बात करी थी जिससे लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पोस्ट बनाया गया था, तो उस कानून के साथ ये मेल नहीं खाता। मतलब उस कानून में ये कोई क्राइटेरिया लिखा ही नहीं है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए कम से कम 10% सीट होनी अनिवार्य है, ऐसा लिखा ही नहीं है वहां पर सिर्फ एक ही बात लिखी हुई है कि रूलिंग पार्टी के बाद विपक्ष में जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसके नेता को आपको लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में रिकॉग्नाइज करना होगा। तो 10% का कोई क्राइटेरिया वहां पे नहीं है। दूसरा विवाद ये जुड़ा है इस ऑफिस के साथ। तीसरा, अगर हम बात करें विवाद या क्रिटिसिज्म की, तो एक क्रिटिसिज्म ये निकल कर आता है कि देखिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है ना, कभी कभी वो बिना मतलब गवर्नमेंट की नीतियों को क्रिटिसाइज करते हैं। मतलब राजनीतिक आधारों पर वो गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज को भी क्रिटिसाइज कर देते हैं। ये बहुत अच्छी बात नहीं है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए। तो ये एक विवाद जुड़ा हुआ है। अगला अगर विवाद की हम बात करें तो कभी कभी ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन हाउस की प्रोसीडिंग को भी अफेक्ट कर देते हैं और हाउस की प्रोडक्टिविटी को भी अफेक्ट कर देते हैं। जैसे अननेसेसरी अगर वो प्रोटेस्ट करने लग जाएं या अपने ऑपोजिशन के सभी लीडर्स को जो है एक किसी विवाद पर मना के आलोचना करने लग जाएं, हाउस की प्रोसीडिंग को आगे ना बढ़ने दें, तो ये बड़ी समस्या वाली बात हो जाती है। तो ये कुछ विवाद हैं जो इस ऑफिस के साथ जुड़े हुए हैं। अब अगर सुधार की बात करें तो सुधार में हमें ये एक पॉइंट रिकॉग्नाइज करना चाहिए या ये लिखना चाहिए कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पोस्ट है
वो इनकंसिस्टेंट है लॉ के साथ, आपको लॉ को फॉलो करना चाहिए। और जो भी विपक्ष में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसके नेता को लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। अगर वे फॉरवर्ड की बात करें तो हम 2 पॉइंट लिख सकते हैं कंक्लूजन में। और कंक्लूजन में सबसे पहला पॉइंट ये है कि लीडर ऑफ ओपोजिशन का बहुत ही क्रिटिकल रोल होता है ओपोजिशन की इफेक्टिव फंक्शनिंग करने में। तो आपको इस पोस्ट को वैकेंट नहीं रखना चाहिए, आपको इस पोस्ट पर किसी भी एक व्यक्ति को जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है विपक्ष में उसको अपॉइंट कर देना चाहिए। और उसके बाद एक और पॉइंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि लीडर ऑफ ओपोजिशन का जो पोस्ट है उसको लॉ की बैकिंग है, मतलब उसके लिए कानून बना हुआ है, तो आपको इस कानून को फॉलो करना चाहिए। और कानून में चूंकि 10% का क्राइटेरिया नहीं है तो आपको ये क्राइटेरिया हमेशा रिजिडली फॉलो नहीं करना चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी को आपको लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा देना चाहिए।